स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईटीसी के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी के अंदर रूल 42 को। जैसे लास्ट वाले वीडियो में भी हमने बात करी थी रूल 42 की, लेकिन वहां पर हमने डिस्कस किया था नॉर्मल केसेस को। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में किस तरीके से अपोर्शनमेंट करना है उसकी। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अभी तक आईटीसी पे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो। सारे वीडियोस सीक्वेंस में अपलोडेड है। अब हमने जो पार्ट वन में डिस्कस किया था, पार्ट वन में हमने बात करी थी नॉर्मल केसेस की, जो भी आपका आईटीसी रिलेटेड है इनपुट सर्विसेज से उनका, और किस तरीके से आप रिवर्सल करते हो नॉर्मल केसेस में। तो जो नॉर्मल केसेस में हमने डिस्कस किया था वही सेम हमारा फॉलो होता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में भी। कुछ चीजें यहाँ पर अलग होती है, तो सिर्फ हम लोग उन्हीं की बात करेंगे जो चीजें यहाँ पर अलग है। बाकी सेम टू सेम हमारा पार्ट वन से रिलेटेड है, तो आप लोग जाकर के पार्ट वन एक बार देख लो। अगर आपको पार्ट वन अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर पार्ट टू समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग अपोर्शनमेंट पे जाएं कि किस तरीके से आपको अपोर्शनमेंट करना है, उसके पहले कुछ यहाँ पर हम लोग बातें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली गई हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ फॉर द डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ सप्लाई की। स्कोप ऑफ सप्लाई किसके रिलेशन में? हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के रिलेशन में। अब यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के रिलेशन में हमने पहले भी बात करी हुई है। अगर आपने अपोर्शनमेंट का जो पहला वीडियो था जहां पर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 को, तो ये वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो वहां पर आपको पता होगा कि हमने बात करी थी कि हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वहां पर कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन सी सप्लाई हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई कही जाती है, इसकी बात हमने वहां पर करी थी। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। तो आप लोग जाकर के देख लेना। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ। वहां पर हमने बात करी थी शेड्यूल टू की। शेड्यूल टू जो होता है वो रिलेटेड होता है या वो हमको बताता है ऐसी सप्लाईज के बारे में जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसी सप्लाईज जिनको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब इसी के पैरा फाइव में यहाँ पर हमको बताया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, ये सब मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं लोग। बिल्डिंग और ये सब की जो सिविल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, civil structure or part thereof including complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly is treated as supply of service। आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, आप जो भी सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो भी आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अब अगर हमने इनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला है जीएसटी के अंदर, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम इन पे जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं। और अगर हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? ये हो गया हमारा एक तरीके से टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या फिर आप जो भी सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये अगर आपने बनते टाइम ही सेल कर दिया, तो अगर आपने बनते टाइम ही इसको सेल कर दिया, मतलब आपको अगर बन रहा है वो, अभी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया है अथॉरिटी ने, या आपका फर्स्ट ऑक्यूपेशन भी वहां पर नहीं हुआ है, बनते टाइम ही अगर आपने इसको बेच दिया, तभी हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, तभी हम इसको जीएसटी के अंदर टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। अगर आपने एक बार बिल्डिंग बन गई, सिविल स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया, बनने के बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया है, अथॉरिटी ने बोल दिया कि भैया तुम्हारी बिल्डिंग बन गई है, उसके बाद अगर आप इसको बेचते हो, तब ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप से बाहर निकल जाता है। फिर ये हमारा एक तरीके से एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोला जाता है। तो अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो हम इस पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation certificate। मतलब कोई आकर के वहां पर रहने लगे बिल्डिंग में, विच एवर इज अर्लियर, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले मिल जाए या फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ओसीसीसी मिलने के पहले अगर आपने बेच दिया तब तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तब आप उस पर जीएसटी चार्ज करोगे, तब आपका वो टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन एक बार बन करके तैयार हो गया, उसके बाद अगर आपने बेचा, तो फिर वो हमारा उसमें टैक्सेबल हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है। तो यही चीज हमने वहां पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में देखा था कि हमारा सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड तो होता ही आपका एग्जाम सप्लाई सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में, सेल ऑफ बिल्डिंग भी आपका एग्जाम सप्लाई के अंदर में आ जाता है अगर आपको ओसी और सीसी बनने के बाद मिला है। मतलब आपको ये पूरी बिल्डिंग बन गई, ओसी सीसी मिल गया, उसके बाद अगर आप उसको सेल कर रहे हो, तो ये फिर आपका एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। इसके बाद हमने वहीं पर बात करी थी शेड्यूल 3 की। हमने ये देखा है कि जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में हम एग्जाम सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा शेड्यूल 3 नहीं आता है। शेड्यूल 3 हमें बताता है ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन के बारे में जिनको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, ना ही हम उन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। जब हमने उनको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोला, तो इसका मतलब हम उन पे जीएसटी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। जीएसटी नहीं चार्ज करें तो क्या ये हमारी एग्जाम सप्लाई हो गई? तो आंसर इज नो।
ये हमारी एग्जाम सप्लाई नहीं हो गई, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर देखा था कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के पर्पस के लिए एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में हमारा शेड्यूल 3 इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला था कि शेड्यूल 3 में इंक्लूड तो नहीं होता है, एक्सेप्ट पैरा 5 ऑफ द सेड शेड्यूल। इस तरीके से वहां पर लिखा होता, आप लोग जाकर के देख लेना। पैरा 5 जो शेड्यूल 3 का दिया हुआ है उसमें इन्होंने बोल दिया कि ये हमारा जो पैरा 5 है इसको आप लोग एग्जाम्प्ट मान लो, लेकिन बाकी की जो लिस्ट आपको दी गई शेड्यूल 3 में उसको आप एग्जाम्प्ट नहीं मानोगे। ठीक है, पैरा 5 जो होता है शेड्यूल 3 का, वो भी हमें किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड मैंने अभी आपको बोला कि ये हमारा एग्जाम सप्लाई, हम इसको मानते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, यानी कि सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो सेल ऑफ बिल्डिंग है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एग्जाम सप्लाई ही होता है। कब होता है, जब हमको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम इसको बेचते हैं। तो यहां पर यही चीज देखिए लिखी हुई है, हेंस सप्लाई ऑफ रियल एस्टेट सर्विसेज इज टैक्सेबल। टैक्सेबल कब होगा, जब आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो टिल द बिल्डर रिसीव्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ये मिलने के पहले उसने बेच दिया, आपका जो भी आप सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल हो गई। ठीक है, आप उस पर जीएसटी चार्ज करोगे। एक बार आपको ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन मिल गया, उसके बाद अगर बेचोगे तब फिर आपका वो एग्जाम सप्लाई हो जाएगा। यही चीज यहां पर भी बोली गई, इट इज एग्जेम्प्टेड where the entire consideration is received after obtaining completion certificate or occupation certificate, and reversal of input tax credit is required to be made on the date of completion of the project। तो आपको फिर वहां पर रिवर्सल करना पड़ेगा जितना भी आपका एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको वही चीज बताएगी कि जो भी रिवर्सल आप करोगे रूल 42 और रूल 43 के हिसाब से करोगे। रूल 42 हमारा इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज के बारे में बताता है, और रूल 43 कैपिटल गुड्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स या फिर एमकॉम के परस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं इसको। अगर जो सीए वाले बच्चे अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताना, मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दूंगा इसका। ठीक है, यहाँ पर हम लोग से देखेंगे कि कैसे हम लोग किस प्रोसेस को फॉलो करके अपॉर्चमेंट करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर ये T1 T2 T3 ये सब हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो जाकर के देख लेना, वहां पर मैंने आपको क्लियरली सारी चीजें बताई थी। जो जो बातें अलग होंगी सिर्फ हम लोग यहाँ पर उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका आईटीसी क्रेडिट होता है, जैसे एक आपका हो गया, ये टी होगा, सॉरी ये T1 नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये जो टी होता है ये होता है आपका टोटल आईटीसी। जो आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं, उन पर जो भी जीएसटी आपने पे किया है, उन इनपुट और इनपुट सर्विसेज को आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया हो, एग्जेम्प्टेड के लिए यूज किया हो, ब्लॉक्ड क्रेडिट में आपका चला गया हो, या फिर आपने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल और बिजनेस के लिए किया हो, या फिर आपने कॉमन यूज किया हो, तो ये सारा मिलाकर के आपका बनता है टोटल आईटीसी। इस टोटल आईटीसी में से आप हटा देते हो अपना T1 T2 और T3। तो जब टोटल आईटीसी में से आप T1 T2 और T3 को हटाते हो तो आपको पता चल C1। C1 क्या होता है, C1 होता है हमारा वो आईटीसी जो कि क्रेडिट होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारा कौन कौन सा अमाउंट जाएगा, एक तो ये जाएगा जो आपने पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली यूज किया टैक्सेबल और बिजनेस के लिए। दूसरा आपका कॉमन वाला जाएगा, तो T4 आपका C1 में गया और C2 आपका कॉमन में गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो C1 है वो किसको मिला के बना है, वो मिला के बना है C2 प्लस T4 को। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा D1 D2 और ये C3। तो जो कॉमन आईटीसी आपका निकला, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने कॉमन आईटीसी निकाले, अभी देखेंगे कि क्या फॉर्मूला यहाँ पर बोल रहे हैं। कॉमन आईटीसी जब आप निकाल लेते हो तो कॉमन आईटीसी में से आपको फिर बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है, या फिर आपको रिवर्सल करना पड़ता है आपका वो पार्ट जो एग्जेम्प्टेड के लिए है और जो नॉन बिजनेस के लिए। जब आप अपना कॉमन आईटीसी में से एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट हटा देते हो और नॉन बिजनेस वाला पार्ट हटा देते हो, तो आपको ये पता चलता है कि आपका एलिजिबल आईटीसी कितना होगा। एलिजिबल आईटीसी का मतलब कि वो कॉमन आईटीसी का वाला पार्ट जो आपने टैक्सेबल के लिए किया है और जो आपने बिजनेस के लिए किया है। तो यहाँ पर सेम वही वाले फॉर्मूले हैं, चेंज आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर। जैसे पिछले फॉर्मूले में, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो C1 होता है वो मिला करके बनता है C2 प्लस T4 को, यानी कि C2 जो हुआ वो क्या हुआ, C1 माइनस T4। जो भी आईटीसी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया है उसमें से अगर आप अपना एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल और बिजनेस वाला हटा देते हो तो आपको कॉमन आईटीसी यानी कि C2 पता चल जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है C2 इज इक्वल टू C1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो T4 है इसको हम जीरो मानते हैं। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाले केसेस होते हैं उसमें T4 को हम लोग मानते हैं जीरो, और जीरो मानने की वजह से जो हमारा C2 है वो C1 के बराबर हो जाता है। इसी के बाद अगर आप देखोगे D1 और D2, ये सेम फॉर्मूला है, D1 और D2 में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है। D1 में हमने क्या किया था, एग्जेम्प्टेड डिवाइडेड बाई टोटल जितना भी हमारा टर्नओवर था उस पर्टिकुलर मंथ का, मल्टीप्लाइड बाई C2। इसी तरीके से D2 जो है
उसमें हम करते थे 5% ऑफ C2। बाकी C3 जो है वो आपका निकला था जो भी कॉमन आईटीसी है, उसमें से अगर आप अपना D1 और D2 वाला पार्ट रिमूव कर दो तो आपको एलिजिबल आईटीसी पता चल जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि चेंजेस कहाँ पर होंगे। जैसे हमने नॉर्मल केस जो डिस्कस किया था और जो हमारा रियल एस्टेट वाला है, इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला चेंज तो आपने ये देखा कि जो C2 था हमारा, मतलब जो T4 था, उस T4 को हम यहाँ पर जीरो मानते हैं। एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एग्जेम्प्टेड और जो आपका टोटल टर्नओवर वाला पार्ट होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो जो एग्जेम्प्टेड वाला है, उसका एग्जेम्प्टेड वाले का जो आप वैल्यू निकालते हो या फिर जो आपका पार्ट निकलता है कि कितना आपने एग्जेम्प्टेड किया है, वो आप फ्लोर एरिया या फिर कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग करते हो। जैसे हम अगर इनपुट या वो कर रहे हैं वाला, तो हम वहां पर डायरेक्टली देख लेते हैं कि कितना हमारा एग्जेम्प्टेड बना, उसकी वैल्यू क्या निकली। लेकिन जब आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आओगे तो बिल्डिंग जैसे मान लो ये, ठीक है, इस बिल्डिंग में से इतना फ्लोर एरिया आपका, इतना फ्लोर एरिया जो था वो आपका एग्जेम्प्टेड वाला था। ये वाला जो एरिया आपका, ये आपका टैक्सेबल वाला है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फ्लोर एरिया हो गया, उसके बाद फिर हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट की क्या वैल्यू है, इस पर्टिकुलर पार्ट की क्या वैल्यू। उसमें रिलेशन में हम लोग निकालते हैं कि हमारा एग्जेम्प्टेड वाला और जो टोटल हमारी सप्लाई है उसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का मतलब वहां पर उसको डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर दिया गया। दूसरा यहाँ पर इसमें पार्ट ऐड हुआ है जो कि एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट which is not exempt but identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation। बात समझ में आई आपको। एक पार्ट तो हो गया एग्जेम्प्ट वाला, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट ही हो गया वहां पे, ठीक है, चाहे कोई भी रीजन हो। दूसरा वहां पर ये हुआ कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर का मतलब जो एक तरीके से बना रहा है उसको, उस प्रमोटर ने ये बोला कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो ये वाला पार्ट है, ये तो हमने बोल दिया कि एग्जेम्प्ट है। अब ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला, ये वाला पार्ट, ये उसने बोला कि हम तब बेचेंगे जब हमको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब। अगर इसने ये बोल दिया कि जब हमको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब हम उसके बाद बेचेंगे, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बात कर रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई की। क्योंकि अगर इसके पहले इसने बेच दिया, मतलब सर्टिफिकेट मिलने के पहले बेच दिया, तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद इसने डिसाइड किया कि हम उसको तभी बेचेंगे, तो ये वाला पार्ट भी हमारा एग्जेम्प्टेड के अंदर ही काउंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एफ जो है वो आपको बता देता है एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट। जो टोटल कारपेट एरिया है उसकी बात यहाँ पर एफ में की गई कि टोटल कारपेट एरिया आपका पूरी बिल्डिंग का जितना भी है उसकी वैल्यू आपकी हो जाती है एफ में, ठीक है। इसके बाद जो चार्ट आपके सामने है वो सेम वही पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा टोटल आईटीसी। इस टोटल आईटीसी में से हम हटाते हैं हमारा सबसे पहले क्या, जो नॉन बिजनेस पर्पस क्लेम। इसके बाद हमने इसमें से हटाया जो भी हमारा एग्जेम्प्टेड क्लेम था। इसके बाद इसमें से हटाया हमने अपना ब्लॉक्ड क्रेडिट। अब ये सब करके हमको ये पता चल गया कि कितना क्रेडिट हुआ है आईटीसी हमारे लेजर में। इसमें से हम हटाएंगे अपना एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड बिजनेस पर्पस। अब अगर आप इसको ना भी हटाओ, अगर आप इसको ना भी हटाओ तो ये क्या है, ये हमारा जीरो मानते हैं हम अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। इसको करने के बाद हमें मिलता है हमारा कॉमन आईटीसी। कॉमन आईटीसी में से हम हटाते हैं हमारा इनएलिजिबल आईटीसी यानी कि D1 और D2। तो D1 आपको पता है कैसे आप निकालोगे, उसके बाद D2 आपको पता है कि आप कैसे निकालोगे। इसके बाद हमारा निकला था एलिजिबल आईटीसी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितना आईटीसी मिला, तो यहाँ पर आपका एलिजिबल आईटीसी आपका आपको मिला है, क्योंकि T4 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जीरो हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन अगर आपको जरूरत होगी तो आप बता देना, क्वेश्चन को भी फिर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बस उसका ये देख लिया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें चेंज होती है, कैसे हम लोग उसका अपोर्शनमेंट करते हैं। वीडियो में कहीं पे भी आपको डाउट हुआ कोई भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।